जानेंगे राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण शासक जिनका नाम है महाराणा कुंभा। मित्रों, हालांकि महाराणा कुंभा के बारे में जब मेवाड़ वंश के बारे में महाराणा कुंभा के बारे में मैंने आपको जब मेवाड़ वंश करवाया था तो उसमें मैंने आपको उनके बारे में विस्तार से बताया था, लेकिन इस वीडियो में हम महाराणा कुंभा के बारे में और विस्तार से जानेंगे। मित्रों, ये कुंभा के बारे में, कुंभा के जीवन के बारे में जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इसकी हम 2 सीरीज बनाएंगे। इसमें कुंभा की एक जो सीरीज होगी उसमें कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां होगी और दूसरी जो सीरीज होगी मित्रों उसमें होगी कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। मित्रों, महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा, इसके साथ साथ महाराणा प्रताप, मेवाड़ के इतिहास में इन तीनों शासकों की जो संपूर्ण व्याख्या से जो जानकारी है वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। इनके जीवन का एक एक पहलू जो है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान के सभी कॉम्पिटिशनों में इन 3 शासकों से ही मोस्टली प्रश्न उठाए जाते हैं राजस्थान के इतिहास में। मित्रों, तो जानते हैं महाराणा कुंभा के बारे में। मित्रों, महाराणा कुंभा का जन्म 1403 ईस्वी में होता है और इनके पिता का नाम था मोकल। वस्तुतः मित्रों, मोकल जो थे वो अल्पवयस्क आयु में ही मेवाड़ के शासक बनते हैं और मेवाड़ का जो शासन है भलीभांति नहीं संभाल पाते, इसलिए उनकी माता जिनका नाम होता है हंसाबाई। हंसाबाई मित्रों, हंसाबाई होती है जोधपुर के राठौड़ शासक रणमल की बहन होती है और हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ इस शर्त पर तो होता है, मेवाड़ के शासक राणा लाखा के साथ इस शर्त पर होता है कि हंसाबाई से उत्पन्न होने वाला जो पुत्र है वो ही मेवाड़ का शासक बनेगा। तो मित्रों, मोकल जो होते हैं उनको शासक बनाया जाता है, लेकिन वे सरलता से मेवाड़ का शासक नहीं संभाल पाते पूरी दक्षता से, इसलिए इनकी मां हंसाबाई जो होती है वो मेवाड़ का शासन संभालने के लिए, मोकल का संरक्षक बनने के लिए मोकल के मामा जिसका नाम था रणमल को मेवाड़ में बुलाती है। मित्रों, रणमल जो है मोकल की कमजोरी का फायदा उठाते हुए मेवाड़ की राजनीति पर अपना प्रभाव छोड़ता है और मेवाड़ में ऊंचे ऊंचे सामंतों के जो पद होते हैं उस पर मेवाड़ के सामंतों को आसीन न कर राठौड़ सामंतों को आसीन कर देता है। इस तरह मित्रों, मेवाड़ जो है पूरी तरह से राठौड़ प्रभाव में आ जाता है। चारों तरफ राठौड़ सामंतों का वर्चस्व हो जाता है और मेवाड़ के जो सामंत है वो मित्रों रणमल की इन नीतियों से बहुत नाराज हो जाते हैं। रणमल की ये नीति ही मित्रों उसके पतन का कारण बनती है। तो जानते हैं मित्रों कैसे कि मित्रों रणमल की नीतियों से मेवाड़ का जो शासन है वो कुछ डगमगा सा जाता है, क्योंकि मेवाड़ के जो सामंत है वो इस बात से नाराज हो जाते हैं। तो इन परिस्थितियों को संभालने के लिए मित्रों आगे आता है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा महाराणा मोकल के पुत्र होते हैं और वयस्क होने के बाद उन्हें पता चलता है कि मेवाड़ की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल डगमगाई हुई है। मित्रों, इनका जो जन्म है वो 1403 ईस्वी में हुआ। हालांकि 1403 ईस्वी में जन्म होने के बाद इन्होंने अपने जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे, क्योंकि इनके जो पिता थे उनकी हत्या कर दी गई। किसके द्वारा की गई? तो मित्रों, इनके जो पिता के हत्यारे थे वो थे चाचा और मीरा। मित्रों, ये चाचा और मीरा कौन थे, इनके बारे में जानना आवश्यक है। ये चाचा और मीरा महाराणा खेता जो मेवाड़ के शासक थे, महाराणा खेता की उप पत्नी के पुत्र थे और मेवाड़ का शासन प्राप्त करने के लिए आपसी उत्तराधिकारी जो रंजिश थी उसको इन्होंने अपने मन में बसा रखा था और इसी रंजिश के चलते इन्होंने मोकल की हत्या कर दी मेवाड़ का शासन प्राप्त करने के लिए। तो कुंभा इस बात को भलीभांति जानते थे कि चाचा और मीरा ने उनके पिता मोकल की हत्या की है, और जब वे इन परिस्थितियों को देख चुके थे बचपन से कि मेवाड़ की राजनीति में रणमल का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है, और मित्रों इन्हीं परिस्थितियों में चाचा मीरा द्वारा जब उनके पिता की हत्या कर दी जाती है तो उनके सामने एक चुनौती सी खड़ी हो जाती है। अब मित्रों, बड़े वयस्क होते होते जब उनकी माता जिनका नाम था राजकुमारी सौभाग्य देवी, इनकी कुंभा की जो माता थी इनका नाम था राजकुमारी सौभाग्य देवी, और इनके जो पिता थे वो थे मोकल। मित्रों,
सौभाग्य देवी जो थी वो इनको जो मेवाड़ का जो शासन है वो संभला देती है 1433 ईस्वी में। 1433 ईस्वी में ये शासक बनते हैं। डगमगाई हुई राजनीतिक व्यवस्था के साथ चारों तरफ इनको मेवाड़ में चारों तरफ इनको अराजकता फैली हुई मिलती है। मेवाड़ जो है वो आंतरिक रूप से पूरी तरह से टूट चुका होता है और मित्रों आंतरिक रूप से ही नहीं बाहरी रूप से भी मेवाड़ का जो शासन था वो अनेक शत्रुओं से घिरा हुआ था। चारों तरफ जो शत्रु थे वो सिर उठाए खड़े थे और युद्ध की प्रतिध्वनि जो वो गूंजती दिखाई दे रही थी। मित्रों इस सब प्रतिकूल परिस्थितियों का कुंभा की विदेश नीति पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। 1433 ईस्वी में जो वे सिंहासन पर बैठते हैं तो उन्हें मेवाड़ का जो शासन है वो डगमगाया हुआ सा मिलता है। कुंभा ने अपनी दूरदर्शिता और राजनीतिक कुशलता के बल पर मित्रों मेवाड़ के शासन को संभाला। राजनीतिक दूरदर्शिता का प्रयोग करते हुए मेवाड़ के शासन को एकीकृत किया। मेवाड़ के आसपास के प्रदेशों को जीतकर मित्रों मेवाड़ के अंदर मिलाया और मेवाड़ की सीमा का विस्तार किया। इसके साथ साथ मित्रों कुंभा ने मेवाड़ की जो आंतरिक परिस्थितियां जिनमें ग्रह कलह और चारों तरफ षड्यंत्र का जो माहौल बना हुआ था उसको भी संभाला। इसमें मित्रों अगर आंतरिक कलह की बात करें, मेवाड़ में आंतरिक फूट की बात करें तो सबसे पहले था अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना, जिनमें चाचा और मेरा उसके साथ साथ उनका एक समर्थक जिसका नाम था महपा पंवार। ये महपा पंवार भी मित्रों क्या था, इसने चाचा और मेरा की सहायता की थी मुगल को मारने में। और ये व्यक्ति क्या थे, अब बिल्कुल स्वतंत्र थे और विद्रोह का झंडा खड़ा कर चुनौती दे रहे थे कि मेवाड़ के शासन पर अब हमारा अधिकार होगा, मेवाड़ को संभालने वाला अब कोई नहीं है। मित्रों कुंभा जो है अपनी संपूर्ण शक्ति इकट्ठी करके मेवाड़ के राज्य को सफलता प्राप्त करने के लिए उठ खड़े होते हैं और सबसे पहले मित्रों बीड़ा उठाते हैं, आंतरिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आंतरिक कलह को मिटाने का प्रयास करते हैं। मित्रों मेवाड़ के बाहर की स्थिति को देखें तो फिरोज तुगलक जो दिल्ली का शासक था उसकी मृत्यु हो चुकी थी और दिल्ली सल्तनत इस टाइम मित्रों दिल्ली जो सल्तनत थी वो बिल्कुल कमजोर हो गई। 1398 में तैमूरी आक्रमण के बाद तो जो दिल्ली जो केंद्रीय शक्ति कही जाती थी उस वक्त वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई थी। दिल्ली के तख्त पर कमजोर शासक बैठे थे सैयद वंश के। इनके काल में मित्रों सैयद वंश के काल में प्रांतीय जो राज्य थे आसपास के वो भी स्वतंत्र हो गए और अपनी शक्ति और साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में मित्रों मेवाड़ की जो स्वतंत्रता थी उसको भयंकर खतरा उत्पन्न हो गया था, क्योंकि मालवा और गुजरात भी अपना सिर उठाने लगे थे मेवाड़ पर अपना अधिकार करने के लिए। मित्रों उपयुक्त वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए महाराणा कुंभा ने अपना ध्यान सर्वप्रथम आंतरिक समस्याओं के समाधान पर केंद्रित किया और अपने पिता के हत्यारों को सजा देनी चाहिए, जिसमें उन्होंने रणबल राठौड़ मारवाड़ के शासक रणबल राठौड़ का उन्हें भरपूर सहयोग मिला। हालांकि रणबल राठौड़ जो था अभी भी मेवाड़ की राजनीति पर अपना प्रभाव जमाए हुए था, लेकिन उसने बाहरी रूप से कुंभा का भरपूर सहयोग किया उसके पिता के हत्यारों को सजा देने में। परिणाम स्वरूप मित्रों चाचा व मीरा की हत्या कर दी जाती है और चाचा के लड़के एका व महपा पंवार को मेवाड़ छोड़कर मालवा जाना पड़ता है। एक बार मेवाड़ में मित्रों आंतरिक जो शांति है वो थोड़ी सी स्थापित हो जाती है। महपा पंवार और एका जो है मेवाड़ छोड़कर मालवा के सुल्तान के यहाँ शरण लेते हैं। मित्रों इस तरह कुंभा ने अपने प्रतिद्वंदियों से मुक्त होकर सीमांत की जो सुरक्षा थी उसकी ध्यान आकर्षित किया और वह मेवाड़ से अलग हुए क्षेत्रों को पुनः मेवाड़ में मिलाने का प्रयास करने लगा। अच्छा मेवाड़ से अलग हुए जो क्षेत्र थे उन्हें वह पुनः मेवाड़ के अधीन करना चाहता था और इसी क्रम में महाराणा कुंभा ने विजय अभियान शुरू किया। तो मित्रों अब हम जानेंगे महाराणा कुंभा के विजय अभियान के बारे में। तो विजय अभियान में मित्रों हम जाने तो इस पॉइंट को हम मित्रों राजनीतिक महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों के रूप में भी इस पॉइंट को हम जान सकते हैं कि महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां क्या क्या रही, किस तरह उन्होंने मेवाड़ का जो शासन था उसको बाहरी तौर पर सुरक्षित किया, मेवाड़ की सीमाओं को निश्चित किया और सीमाओं के भीतर मेवाड़ का जो है एक मजबूत प्रशासन खड़ा किया। मित्रों मजबूत प्रशासन और मजबूत राज्य बनाने के लिए
हमें आसपास के जो राज्य हैं उन पर भी अधिकार स्थापित करना पड़ता है और आसपास के राज्यों और क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित करके उनसे अपना लोहा मनवाना पड़ता है, तभी एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना हो सकती है। मित्रों, कुंभा ने इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य किया और उनकी राजनीतिक उपलब्धियों में सबसे पहले बात आती है बूंदी विजय की। बूंदी विजय उन्होंने कैसे की? बूंदी के हाड़ा शासकों का मेवाड़ से तनावपूर्ण संबंध था और इस समय मित्रों बूंदी में बैरीसाल नाम का एक शासक था। बैरीसाल मित्रों, इस बैरीसाल ने मेवाड़ के आसपास के क्षेत्र जैसे मांडीगढ़ दुर्ग और ऊपरमाल के जो क्षेत्र थे उन पर अधिकार कर रखा था। कुंभा को इस बात का पता था कि बैरीसाल जो है मांडलगढ़ दुर्ग और ऊपरमाल के क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद आगे भी बढ़ सकता है और इसे कुंभा ने इसी क्रम में 1436 को मित्रों बूंदी पर सैनिक अभियान प्रारंभ किया। जहाजपुर मित्रों ये स्थान पड़ता है भीलवाड़ा में। जहाजपुर एक स्थान ये कहाँ पड़ता है मित्रों? भीलवाड़ा जिले में। और इस जगह पर इन दोनों पक्षों के बीच, दोनों पक्ष कौन थे मित्रों? बूंदी का शासक बैरीसाल और महाराणा कुंभा के बीच 1436 में युद्ध होता है। एक गंभीर युद्ध होता है और परिणामतः मित्रों इससे बूंदी के शासक ने मेवाड़ की अधीनता स्वीकार कर ली, महाराणा कुंभा का लोहा माना और मांडलगढ़, बिजोलिया, जहाजपुर व पूर्वी पठारी क्षेत्र पर मित्रों मेवाड़ राज्य का अधिकार हो गया। अब बात करते हैं मित्रों बूंदी की विजय के बाद महाराणा सांगा निकलते हैं गागरोन की तरफ। मित्रों गागरोन कहाँ है? ये गागरोन जो है राजस्थान के या मेवाड़ के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित है और मेवाड़ के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित होने के कारण गागरोन दुर्ग पर आक्रमण करके महाराणा कुंभा ने इसे अपने अधिकार में ले लिया। मित्रों हमारी राजस्थान की संस्कृति में गागरोन का जो दुर्ग है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि गागरोन का जो दुर्ग है वो एक जल दुर्ग है। मित्रों बात करें सिरोही विजय की। सिरोही विजय महाराणा कुंभा की जो सिरोही विजय थी वो काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि सिरोही का जो शासक जिसका नाम था शेषमल, क्या नाम था मित्रों? शेषमल ने मेवाड़ की राज्य की जो सीमा थी उसके अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया था। अब अधिकार करना तो कुंभा को ये बात कहाँ मित्रों सहन होने वाली थी और उन्होंने डोडिया नरसिंह कुंभा के नेतृत्व में कुंभा ने एक सेना भेजी। ये डोडिया नरसिंह जो था मित्रों कुंभा का विश्वास पात्र व्यक्ति था। ये सिरोही की विजय दिलाने में कुंभा की बहुत सहायता करता है। डोडिया नरसिंह क्या करता है मित्रों? सिरोही पर अचानक आक्रमण करता है और 1437 ईस्वी में आबोवचरा सिरोही राज्य के कई हिस्सों को अपने अधिकार में ले लेता है। मित्रों सिरोही का जो शासक शेषमल होता है, मित्रों यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि सिरोही का शासक कौन था जिस टाइम में कुंभा सिरोही पर आक्रमण करते हैं? तो इस टाइम में मित्रों शेषमल जो था वो सिरोही का शासक था। और मित्रों ये विजय जब प्राप्त हो जाती है कुंभा को 1437 में आबू तथा सिरोही पर, तो शेषमल जो है वो पुनः प्रयास करता है आबू को जीतने का। और आबू को जीतने के लिए मित्रों वो गुजरात के सुल्तान की भी सहायता लेता है, परंतु उसे कुंभा के खिलाफ असफलता ही हाथ लगती है। कुंभा की आबू विजय का बड़ा महत्व है। अब मित्रों जानते हैं कि मारवाड़ से कुंभा के संबंध कैसे थे। मित्रों मारवाड़ से कुंभा के जो संबंध है उनके बारे में जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि मित्रों कुंभा का जो निहाल था वो मारवाड़ में ही था और काफी कुछ कुंभा की जो पारिवारिक संबंध थे वो मारवाड़ से बनते थे, लेकिन मारवाड़ का ही रणमल जो था वो मेवाड़ में अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा था। कुंभा जो है इस स्थिति को संतुलित करना चाहते थे और मेवाड़ से गए हुए जो सामंत थे जो नाराज होकर चले गए थे उन्हें पुनः मेवाड़ में आश्रय देना चाहते थे, यानी कि मेवाड़ की जो स्थिति थी उसको मजबूत बनाना चाहते थे। महपा पवार और चाचा के पुत्र एका के अपराधों को भी कुंभा ने क्षमा कर दिया और वो भी मित्रों मालवा से आकर कुंभा के पास रहने लगे। राघव देव का बड़ा भाई चुंडा जो मित्रों मालवा में चला गया था, चुंडा मित्रों महाराणा लाखा का बड़ा पुत्र था जो मोकल को राजगाज देकर छोड़कर और मालवा चला गया था, वह भी अब मेवाड़ लौट आया था। इन लोगों के आने से मित्रों
कुंभा की जो शक्ति थी वो बढ़ गई थी, क्योंकि ये सभी लोग जो थे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कुंभा का साथ दे रहे थे। मित्रों, इन लोगों ने कुंभा का मेवाड़ की राजनीति में भरपूर साथ दिया और इनके साथ की वजह से कुंभा ने धीरे धीरे रणमल का जो प्रभाव था वो मेवाड़ में कम कर दिया। मेवाड़ की राजनीति में रणमल का प्रभाव कम होने लगा और धीरे धीरे जो सामंत थे वो रणमल के विरुद्ध होने लगे और रणमल के विरुद्ध ऐसा व्यूह तैयार हो गया कि उसकी हत्या तक कर दी गई। रणमल की हत्या के समाचार के फैलते ही मित्रों रणमल का जो पुत्र था जिसका नाम था जोधा, मित्रों ये जोधा इस टाइम में जोधा जो था इस टाइम में मेवाड़ में उपस्थित था और जब उसे पता चला कि उसके पिता की हत्या कर दी गई है तो वह राठौड़ सामंतों के साथ मारवाड़ की तरफ भागा। लेकिन जोधा जो था उनका पीछा करता है और भागते हुए राठौड़ों पर आक्रमण करता है। मित्रों, मारवाड़ की ख्यात के अनुसार जोधा जब मारवाड़ की तरफ भाग रहा था तो उसके पास 700 सवार थे, 700 घुड़सवार थे। लेकिन मारवाड़ तक जब वह पहुंचा तो उसके पास केवल 7 ही सवार रहे, यानी कि इतना घातक आक्रमण किया गया जोधा द्वारा मारवाड़ के राठौड़ों पर या जोधा पर। इस तरह मित्रों स्थिति को संतुलित किया गया महाराणा कुंभा द्वारा। लेकिन मित्रों इस तरह मारवाड़ और मेवाड़ के बीच की जो शत्रुता थी उसको समाप्त करने में महाराणा की जो दादी थी जिनका नाम था हंसाबाई, हंसाबाई ने मित्रों विशेष भूमिका निभाई और मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमा थी वो निश्चित कर दी। बीच बचाव करके मित्रों जोधा को कुंभा के साथ दोस्ती करने के लिए मजबूर किया। मित्रों कुंभा ने डूंगरपुर पर भी आक्रमण किया और डूंगरपुर विजय भी उनकी राजनीतिक उपलब्धियों में एक महत्वपूर्ण विजय थी। मित्रों डूंगरपुर पर कुंभा ने बिना किसी कठिनाई के ही अधिकार कर लिया, जिसको हम बागड़ प्रदेश कहते हैं। बागड़ प्रदेश की विजय से जावर जो था वो मेवाड़ राज्य में मिला लिया गया, जो मोगल के टाइम में मेवाड़ के हाथ से चला गया। अब जानते हैं कि कुंभा ने मेरों का दमन कैसे किया। मित्रों ये मेर एक जाति थी जो शुरू से ही मेवाड़ के इर्द गिर्द निवास करती थी और इन मेरों के विद्रोह को दबाने में भी कुंभा सफल रहा। वस्तुतः देखें तो मित्रों बदनौर यानी कि भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में मेरों की बड़ी बस्ती थी और ये लोग जो थे सदैव क्या करते रहते थे, विद्रोह करते रहते थे। कुंभा को इन विद्रोह से परेशानी थी, उसने इन मेरों के विद्रोह का दमन कर दिया और विद्रोही जो नेता थे उनको कड़ा दंड दिया। इस तरह कुंभा ने मेरों का दमन किया या मेरों को दबाया। पूर्वी राजस्थान का संघर्ष मित्रों इसके बारे में जानते हैं कि पूर्वी राजस्थान में ऐसी कौन सी शक्तियां थी जो इस टाइम में कुंभा के लिए बड़ी चुनौतियां बनी हुई थी। मित्रों अब जानते हैं कि पूर्वी राजस्थान का संघर्ष जिसमें कुंभा ने कैसे विजय प्राप्त की और पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से जो शासक थे वो कुंभा के विरुद्ध चुनौती बनकर खड़े हुए थे। तो इसमें एक यह जो भाग था मित्रों मुसलमानों की शक्ति का केंद्र बना हुआ था। यहाँ पर जो मुस्लिम लोग थे उनका शासन था और धीरे धीरे ये बियाना मित्रों भरतपुर क्षेत्र में पड़ता है और मेवात उसके पास का इलाका है। यहाँ पर अपना अधिकार जमा रहे थे मुस्लिम और इनका राज्य पहले से ही बयाना और मेवात पर तो हो चुका था। ये रणथंभौर पर भी अपना अधिकार जमाना चाहते थे। मित्रों रणथंभौर का एक बहुत ही वीर शासक जिसका नाम था चौहान शासक हमीर के जाने के बाद रणथंभौर की जो स्थिति थी मित्रों कमजोर हो गई थी और इस क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए कछावा व मुस्लिम जो शासक थे वो निरंतर प्रयास कर रहे थे। कछावा व मुस्लिम जो शासक थे वो रणथंभौर पर अधिकार करना चाहते थे। कुंभा इस बात से भली भांति परिचित थे और उन्होंने मेवाड़ व इन मुस्लिम शासकों के साथ साथ मालवा के जो शासक थे
उनसे भी लोहा लेते हुए मित्रों रणथंभौर पर अधिकार कर लिया और इसके आसपास के क्षेत्रों पर भी अधिकार करके और रणथंभौर पर को अपने कब्जे में ले लिया। मित्रों इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता क्या कहते हैं कुंभा की रणथंभौर विजय के बारे में, तो फरिश्ता के अनुसार इस क्षेत्र पर आक्रमण करके कुंभा ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया और साथ ही साथ 400 मित्रों ये जयपुर के साथ ही पड़ता है ये क्षेत्र, 400 वगैरह के भाग को भी उसने जीत लिया। अब इसके साथ साथ अन्य जो विजय है उनके बारे में भी हम जानते हैं कि कुंभा की अन्य विजय कौन सी थी। उसकी अन्य विजय के बारे में मित्रों हमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति में पता चलता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में महाराणा कुंभा की विजयों का वर्णन है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार मित्रों कुंभा ने कुछ नगरों को जीता जिनकी भौगोलिक स्थिति और नाम हमें अभी तक ज्ञात नहीं है। इसी कारण इन स्थानीय नामों को संस्कृत में रूपांतरित करके इसकी प्रशस्ति में अंकित किया गया है। जैसे एक नगर का नाम दिया गया है नारदीय नगर, ये मित्रों संस्कृत भाषा में है नारदीय नगर, और वायसपुर नगर, ये दोनों ही संस्कृत भाषा में रूपांतरित नगरों के नाम है। इस भांति कुंभा ने मित्रों अपने विजयों से मेवाड़ की जो वैधानिक सीमा थी वो निर्धारित कर दी, जो मेवाड़ के प्रभुत्व को बढ़ाने में सहायक रही। अब मित्रों जानते हैं मालवा और गुजरात को कुंभा ने अपने राज्य में कैसे मिलाया, मालवा और गुजरात के साथ कुंभा के संबंध कैसे रहे और ये संघर्ष कैसे शुरू हुआ। मित्रों कुंभा की जो प्रसारवादी नीति थी, जिस कारण कुंभा जो है अपने जो आसपास के राज्यों को जीत रहा था, उसके कारण क्या था, मालवा और गुजरात से कुंभा का संघर्ष होना अवश्य भावी हो गया था, क्योंकि कुंभा शक्तिशाली मेवाड़ के राजा बन गए थे और उनके शक्तिशाली होना ही मालवा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। मेवाड़ मालवा संघर्ष का मित्रों मूल कारण दिल्ली सल्तनत की कमजोरी थी, क्योंकि इसी कमजोरी का फायदा उठाकर प्रांतीय शक्तियां अपनी स्वतंत्र सत्ता विकसित करने में लगी हुई थी और उनमें ही एक मालवा भी था। मित्रों इसका दूसरा कारण मेवाड़ मालवा शत्रुता का दूसरा कारण क्या था, तो मित्रों दूसरा कारण था कि महाराणा कुंभा जो थे वो मालवा के उत्तराधिकारी संघर्ष में रुचि ले रहे थे, उसमें सक्रिय भाग ले रहे थे। तीसरा कारण था मित्रों मेवाड़ के जो विद्रोही सामंत थे, विद्रोही सामंतों को मालवा में शरण दी थी और कुंभा जब इन्हें लौटाने की मांग करते हैं मालवा के सुल्तान से, तो वो इसे अस्वीकार कर देते हैं। इसलिए क्या होता है कि मालवा और मेवाड़ के बीच में तनावपूर्ण संबंध हो जाते हैं और दोनों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण दोनों ही राज्यों की विस्तारवादी नीति थी, क्योंकि मालवा भी मेवाड़ पर अधिकार करके अपने राज्य में मिलाना चाहता था। इसी क्रम में मित्रों संघर्ष होता है और संघर्ष की परिणति होती है सारंगपुर युद्ध के रूप में। कैसे होती है? सारंगपुर युद्ध के रूप में। अब ये सारंगपुर युद्ध कब होता है? तो मित्रों सारंगपुर युद्ध होता है 1437 ईस्वी में। इसमें क्या होता है कि विद्रोही महपा, जिसने चाचा और मीरा की सहायता की थी कुंभा के पिता को मारने में, वही महपा जो है मालवा भाग जाता है कुंभा के डर से और मालवा को सुल्तान जो है इसे शरण देता है। कुंभा जब उसे लौटाने की मांग करता है मालवा के सुल्तान से, तो वह मना कर देता है। इसी बात पर कुंभा जो है नाराज होकर 1437 ईस्वी में एक विशाल सेना लेकर मालवा पर आक्रमण कर देता है। वह मंदसौर, जावरा आदि स्थानों को जीतता हुआ सारंगपुर पहुंचता है, जहां मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और कुंभा के मध्य एक भयंकर युद्ध होता है। मित्रों इस युद्ध में कुंभा की जीत होती है। महमूद खिलजी को बंदी बनाया जाता है और उदारता का परिचय देते हुए कुंभा महमूद खिलजी को मुक्त भी कर देते हैं। निसंदेह मित्रों उसको मुक्त करना, महमूद खिलजी को मुक्त करना महाराणा की जो ये नीति थी वो क्या थी? उदारता और स्वाभिमान व दूरदर्शिता की परिचायक थी। अब मित्रों बात करते हैं आगे। उदारता का परिचायक थी, लेकिन महाराणा कुंभा ये नहीं जानते थे कि इस युद्ध के बाद भी सारंगपुर से गागरोड, मंदसौर आदि स्थानों पर अधिकार कर लेते हैं महाराणा कुंभा और मेवाड़ लौट आते हैं। मित्रों इस युद्ध के बाद भी महमूद खिलजी जो था वो
चुप होकर बैठने वालों में से नहीं था। मेवाड़ की जो एक गिनती थी इस टाइम में, मेवाड़ की जो गिनती थी वो एक शक्तिशाली राज्य के रूप में की जाने लगी, क्योंकि चारों तरफ महाराणा कुंभा जो है अपनी विजय का परचम फहरा रहे थे। मित्रों, इसी क्रम में महमूद खिलजी जो है, मैंने आपको बताया चुप बैठने वालों में से नहीं था। मित्रों, ये महाराणा कुंभा का स्थायी शत्रु हो गया और दोनों राज्यों के बीच में एक संघर्ष की परंपरा चल पड़ी। इतिहासकार हरविलास शारदा का तो मानना है कि सारंगपुर में हुए अपमान का बदला लेने के लिए उसने महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर 5 बार आक्रमण किया। मित्रों, हमारे लिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो हरविलास शारदा ने बताया है कि महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर 5 बार आक्रमण किया। कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ पर भी उसने आक्रमण किया। महमूद का इसी श्रृंखला में प्रथम जो आक्रमण था वो 1442 से लेकर 1443 में था। वास्तव में सुल्तान ने यह समय काफी उपयुक्त चुना, क्योंकि इस टाइम में कुंभा जो थे, महाराणा कुंभा जो थे वो बूंदी में व्यस्त थे और कुंभा का विद्रोही भाई जिसका नाम था खेमकरण, मित्रों खेमकरण जो था वो मालवा के सुल्तान की शरण में पहले ही जा चुका था, जिसने मालवा के सुल्तान को पर्याप्त सहायता की। तभी गुजरात का शासक अहमद शाह भी मर चुका था। अहमद शाह की मृत्यु हो चुकी थी और एक गुजरात जो था वह भी खड़ा हो चुका था कुंभा के लिए चुनौती बनकर। मित्रों, गुजरात में अहमद शाह की मृत्यु हो गई और उसका उत्तराधिकारी महमूद शाह जो था वो काफी निर्बल था। अतः गुजरात की ओर से मालवा को आक्रमण का डर नहीं था। महमूद खिलजी ने सारंगपुर की हार का बदला लेने के लिए 1442 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। मित्रों, महाराणा कुंभा की व्यस्तता का लाभ उठाते हुए इसने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया और मेवाड़ के सेनापति जिसका नाम था दीप सिंह। मित्रों, यहाँ पर दीप सिंह का नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब 1442 में महमूद खिलजी द्वारा आक्रमण किया जाता है तो दीप सिंह जो है मेवाड़ की सेना का सेनापति होता है और दीप सिंह को महमूद खिलजी मार डालता है और बाण माता के मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर देता है जो चित्तौड़ में बना होता है। इतने पर भी जब यह दुर्ग नहीं जीत सका तो इसमें शत्रु सेना ने चित्तौड़ जीतना चाहा, परंतु चित्तौड़ विजय की उसकी यह योजना भी सफल नहीं हो सकी और महाराणा ने मित्रों उसको पराजित कर वापस मांडू भगा दिया। अब बात करते हैं मित्रों गागरोन विजय की महाराणा ने गागरोन पर विजय कैसे स्थापित की 1443-44 में। मित्रों, मालवा के सुजान ने कुंभा की शक्ति को तोड़ना कठिन समझकर मेवाड़ पर आक्रमण करने की बजाय सीमावर्ती दुर्गों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। मेवाड़ के जो सीमावर्ती दुर्ग थे उन पर अधिकार करने की चेष्टा की, अतः उसने नवंबर 1443 ईस्वी में गागरोन पर आक्रमण किया। हालांकि गागरोन जो था एक किस्म से कुंभा के लिए काफी इंपॉर्टेंट था और गागरोन पर महमूद खिलजी ने आक्रमण किया। गागरोन पर खींची चौहानों के अधिकार में था। इस टाइम खींची चौहानों का वहां पर शासन था। मालवा और हड़ौती के बीच होने से मेवाड़ और मालवा के लिए इस दुर्ग का बड़ा महत्व था। मित्रों, पहले ही बताया मैंने आपको कि गागरोन जो दुर्ग है वो मेवाड़ और मालवा दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अतः खिलजी ने आगे बढ़ते हुए 1444 ईस्वी में इस दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया और 7 दिन के संघर्ष के बाद उसका जो सेनापति जिसका नाम था दाहिर, मित्रों इस दाहिर की मृत्यु हो जाती है और राजपूत जो है उनका मनोबल गिर जाता है और गागरोन पर खिलजी का अधिकार हो जाता है। अब ये दाहिर किसका सेनापति था मित्रों? दाहिर राजपूतों का सेनापति था और ये मर जाता है। इसके कारण राजपूतों का जो वहां पर अधिकार था, खिलजी चौहान जो वहां पर अभी शासन कर रहे थे, उनका मनोबल गिर जाता है और खिलजी का गागरोन दुर्ग पर अधिकार हो जाता है। इतिहासकार डॉक्टर U&A कहते हैं कि इसका मालवा के हाथ में चले जाना, गागरोन का दुर्ग जब मालवा के हाथ में चला गया तो इससे क्या है कि मेवाड़ की सुरक्षा को और भी बड़ा खतरा पैदा हो गया, क्योंकि गागरोन का जो दुर्ग था वो मेवाड़ और मालवा दोनों के लिए ही अति महत्वपूर्ण था। अब जानते हैं मांडलगढ़ पर आक्रमण। आखिर मांडलगढ़
के साथ कुंभा का संघर्ष क्यों हुआ, मांडलगढ़ को कुंभा ने अपने अधिकार में कैसे लिया, तो जानते हैं मित्रों मांडलगढ़ युद्ध के बारे में। मित्रों 1444 ईस्वी में महमूद खिलजी ने जब गागरोन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया तो गागरोन की सफलता ने उसे उत्साही उसने मांडलगढ़ दुर्ग पर भी आक्रमण किया। हालांकि मांडलगढ़ दुर्ग जो था मेवाड़ के सीमावर्ती दुर्गों में आता था। कुंभा ने मित्रों इसकी सुरक्षा का पूर्ण प्रबंध कर रखा था, क्योंकि वह जानता था कि खिलजी जो है अब मांडलगढ़ दुर्ग की तरफ रुख करेगा। 3 दिन के संघर्ष के बाद महमूद खिलजी को कड़ी हार का सामना करना पड़ा और मांडलगढ़ दुर्ग को वो नहीं जीत पाता। मित्रों इसी बीच मांडलगढ़ दुर्ग को जीतने का वह दूसरा प्रयास करता है 11 अक्टूबर 1446 को। मित्रों 11 अक्टूबर 1446 को महमूद खिलजी मांडलगढ़ अभियान के लिए रवाना होता है, किंतु इस बार भी उसे कोई सफलता नहीं मिलती और अगले 6-7 वर्षों तक वह मेवाड़ पर आक्रमण करने का साहस भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी सैनिक और जो आर्थिक शक्ति है वो बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाती है महाराणा कुंभा से युद्ध करते करते। मित्रों अजमेर और मांडलगढ़ अभियान, कुंभा का अजमेर व मांडलगढ़ अभियान, अब ये इकट्ठे ही होते हैं क्योंकि इस टाइम तक तो जो सुल्तान था मालवा का सुल्तान वो टिक कर नहीं बैठा था। मित्रों कुंभा पर आक्रमण करने के लिए तैयार था और इसी क्रम में मित्रों अजमेर और मांडलगढ़ अभियान के दौरान क्या होता है तो जानते हैं। तो पहले की जो हार थी उसका बदला लेने के लिए मित्रों 1455 में सुल्तान ने कुंभा के विरुद्ध अभियान फिर से प्रारंभ कर दिया और मंदसौर पहुंचने पर अपने पुत्र गयासुद्दीन को रणथंभौर की ओर भेजा और स्वयं सुल्तान ने झाइन का दुर्ग जीत लिया। मित्रों अब ये झाइन का दुर्ग कहाँ पर है मित्रों, ये अजमेर में पड़ता है और झाइन के दुर्ग को ही रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है और इस दुर्ग को सुल्तान द्वारा जीत लिया जाता है। इस विजय के बाद सुल्तान अजमेर की ओर रवाना हुआ। अजमेर में तब कुंभा के पास में था, अजमेर पर कुंभा का अधिकार था और कुंभा के प्रतिनिधि के रूप में राजा गजधर सिंह, इस टाइम में यहाँ का शासक कौन था अजमेर का, गजधर सिंह जो था वो यहाँ का प्रशासक था जो कुंभा के अधीन कार्य कर रहा था। सुल्तान को इस पर भी पराजित होकर मांडू जाना पड़ा, वह गजधर सिंह से पराजित हो गया। 1457 में वह मांडलगढ़ लेने के लिए फिर इधर आया। अक्टूबर 1457 में उसका मांडलगढ़ पर भी अधिकार हो गया, कारण कि तब कुंभा जो थे वो व्यस्त थे, कहाँ थे, गुजरात अभियान की तरफ व्यस्त थे, किंतु शीघ्र ही उसने कुंभा ने मांडलगढ़ को पुनः जीत लिया, यानी कि ज्यादा दिनों तक जो मांडलगढ़ था वो मालवा के अधीन नहीं रहा। मित्रों कुंभलगढ़ पर फिर से आक्रमण होता है मालवा के सुल्तान का और कब होता है 1459 ईस्वी में। मित्रों इस युद्ध में महमूद को गुजरात के सुल्तान ने भी सहायता दी थी, फिर भी इन दोनों को सफलता नहीं मिली। इसी क्रम में मित्रों मेवाड़ के एक क्षेत्र जिसका नाम है जावर, मित्रों ये जावर काफी इंपॉर्टेंट है जो उदयपुर में स्थित है और यहीं से निकलती है राणा लाखा के काल में मित्रों चांदी की खान, और इस जावर पर आक्रमण होता है 1467 ईस्वी में। एक बार और सुल्तान जो था मित्रों, कहाँ का सुल्तान, मालवा का सुल्तान, ये जावर तक पहुंच जाता है, परंतु इस बार भी कुंभा उसको वापस जाने के लिए बाध्य कर देते हैं। वास्तव में 1459 ईस्वी के पश्चात ही सुल्तान का मेवाड़ में दबाव कम हो गया था, क्योंकि उसके बार बार उसकी हार हो रही थी कुंभा के हाथों, और मित्रों जावर से तो कुंभा ने उसे बड़ी आसानी से खदेड़ दिया। महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में महाराणा कुंभा द्वारा गुजरात से संघर्ष। मित्रों महाराणा कुंभा का गुजरात से संघर्ष क्यों हुआ और उसका क्या कारण बना, मित्रों आज हम जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। तो मित्रों सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि महाराणा कुंभा द्वारा गुजरात के साथ जो संघर्ष हुआ उसका क्या कारण बना। मित्रों ये संघर्ष चलता है 1455 से लेकर 1460 तक, और इस संघर्ष के दौरान कौन कौन से युद्ध हुए,
इस संघर्ष का क्या कारण बना मित्रों, तो उसके बारे में एक एक पहलू पर आज हम गौर करेंगे। मित्रों, कुंभा का गुजरात से संघर्ष होता है और ये संघर्ष का पहला कारण बनता है नागौर के प्रश्न पर। नागौर का शासक मित्रों जिसका नाम होता है फिरोज खां, इसकी मृत्यु हो जाती है और फिरोज खां की मृत्यु के बाद नागौर की गद्दी पर उसका छोटा पुत्र जिसका नाम होता है मुहाजिद खां, ये मुहाजिद खां नागौर की गद्दी पर अधिकार कर लेता है और उसका बड़ा पुत्र जो शम्स खां होता है नागौर की गद्दी प्राप्त करने में कुंभा की सहायता प्राप्त करने की डिमांड करता है, कुंभा की सहायता प्राप्त करता है। कुंभा से कहता है कि मेरी नागौर गद्दी मुझे प्राप्त करने में आप मेरी सहायता करें। मित्रों, कुंभा को इससे अच्छा अवसर क्या मिलता था नागौर को अपने अधीन करने का, और वो एक बड़ी सेना लेकर नागौर की तरफ कूच करते हैं। मित्रों, सैनिक सहायता के बल पर कुंभा जो है मुहाजिद खां को नागौर की गद्दी से उतारकर शम्स खां को नागौर की गद्दी पर बिठा देते हैं। शम्स खां जब नागौर की गद्दी पर बैठता है तो कुंभा के साथ कुंभा की अधीनता की संधि भी करता है, लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद वह संधि की सभी शर्तों का उल्लंघन शुरू कर देता है और कुंभा की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। इस स्थिति की गंभीरता जो है जब कुंभा को पता चलती है तो कुंभा क्या करते हैं, एक सेना लेकर नागौर की तरफ जाते हैं और शम्स खां को नागौर से निकालकर नागौर पर अपना अधिकार कर लेते हैं। शम्स खां भागकर मित्रों गुजरात की तरफ पहुंचता है और अपनी लड़की की शादी गुजरात के सुल्तान मित्रों जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन के साथ अपनी लड़की की शादी कर देता है और कुतुबुद्दीन के साथ मित्रता ही संबंध बनाता है। ये बात जो है कुंभा को पसंद नहीं आती और क्या करता है, वो कुंभा को हराने के लिए या मित्रों वापस नागौर की गद्दी प्राप्त करने के लिए गुजरात से बहुत बड़ी सेना लेकर कुंभा से लड़ने के लिए आता है। लेकिन इस युद्ध में भी विजय का जो सेहरा है वो मेवाड़ के सिर ही बनता है। मेवाड़ के सिर कैसे बनता है मित्रों, क्योंकि इस युद्ध में इस शम्स खां की हार हो जाती है और महाराणा की सेना जो है वो जीत जाती है। ये जो था मतलब नागौर का जो उत्तराधिकारी जो संघर्ष था वो मेवाड़ गुजरात संघर्ष का तत्कालीन कारण बनता है। इसी क्रम में देखें तो मित्रों 1455 से लेकर 1460 तक नागौर के प्रश्न पर या और किसी भी कारण से मित्रों मेवाड़ और गुजरात के बीच जो संघर्ष हुआ उसके अनेक युद्ध हुए। इस क्रम में अनेक युद्ध हुए। इसमें जो पहला जो युद्ध था वो नागौर युद्ध था और मित्रों ये नागौर युद्ध होता है 1456 में। 1456 में ये युद्ध क्यों होता है मित्रों, नागौर में जब युद्ध चल रहा होता है शम्स खां और कुंभा के बीच में, तो शम्स खां की सहायता के लिए गुजरात के सेनापति जिसका नाम होता है राय रामचंद्र व मलिक गिदई, ये दोनों आते हैं और राय रामचंद्र व मलिक गिदई क्या है, ये दोनों ही हार जाते हैं कुंभा से। और इस हार का बदला लेने के लिए मित्रों और शम्स खां को नागौर की गद्दी पर वापस बिठाने के लिए गुजरात का शासक, गुजरात का सुल्तान सेना लेकर कुंभा की तरफ आता है और मेवाड़ पर चढ़ाई करता है। मेवाड़ की कुंभलगढ़ पर मित्रों चढ़ाई करता है। रास्ते में मित्रों वो सिरोही को जीतकर अपने राज्य में मिलाने का प्रयास करता है, किंतु इसमें वह असफल हो जाता है। कुंभलगढ़ का घेरा तो डाल देता है, लेकिन जब युद्ध होता है तो युद्ध में हार जाता है और इस युद्ध में नागौर पर राणा की जीत होती है। इसी दौरान मित्रों राणा क्या करते हैं, नागौर को जीतकर अपने मेवाड़ का हिस्सा बना लेते हैं और नागौर के किले को शम्स का जो गुजरात का सुल्तान होता है वो नष्ट भ्रष्ट कर देता है। मित्रों अब देखते हैं कि इस बात का बदला लेने के लिए फिर से कुतुबुद्दीन जो गुजरात का सुल्तान होता है, कुतुबुद्दीन फिर से आक्रमण करता है सिरोही पर। इस बार क्या होता है कि सिरोही का देवड़ा शासक, सिरोही पर किसका शासन होता है, तो देवड़ा राजा जो होता है वहाँ का शासक होता है और वो सुल्तान कुतुबुद्दीन से प्रार्थना करता है, रिक्वेस्ट करता है कि आबू को जीत कर सिरोही में मिला दिया जाए और उसे दे दिया जाए,
क्योंकि सिरोही को कुंभा ने देवड़ा से जीता था और कुंभा से सिरोही वापस प्राप्त करना चाहता था, आबू वापस प्राप्त करना चाहता था ये देवड़ा। सुल्तान इसे स्वीकार कर लेता है और सुल्तान अपने सेनापति जिसका नाम होता है इमादुल मुल्क, क्या नाम होता है? इमादुल मुल्क। मित्रों, इमादुल मुल्क जो सुल्तान का सेनापति होता है आबू पर आक्रमण करता है, लेकिन इस आबू आक्रमण में भी उसकी पराजय होती है। इसके बाद मित्रों सुल्तान कुंभलगढ़ पर दोबारा चढ़ाई करता है। 3 दिन तक युद्ध चलता है महाराणा की सेनाओं के बीच और गुजरात की सुल्तान के बीच 3 दिन तक युद्ध चलता है। इतिहासकार बेले के अनुसार इस युद्ध में कुंभा की हार हुई, लेकिन गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो है, उनके अनुसार इस युद्ध में महाराणा की जीत हुई। अगर जीत ना हुई होती, अगर सुल्तान जीत कर लौटा होता इस युद्ध में, तो पुनः मालवा के साथ मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण नहीं करता। इस पॉइंट के साथ हम मान सकते हैं कि इस युद्ध में सुल्तान जो है, गुजरात का सुल्तान हारा था और कुंभा की जीत हुई थी। मित्रों, अब तीसरा प्रयास किया जाता है सुल्तान द्वारा। सुल्तान जो है इस बार मालवा को अपने साथ मिला लेता है। मालवा गुजरात का जो गठबंधन होता है मित्रों, ये होता है 1457 में। आखिर मित्रों, इस गठबंधन के दौरान क्या क्या नीतियां अपनाई जाती है और किस प्रकार मेवाड़ को अधीन लाने का प्रयास किया जाता है, तो आइए जानते हैं। गुजरात और मालवा के जो सुल्तान हैं मित्रों, ये दोनों ही कुंभा से शत्रुता रखते थे, क्योंकि ये मेवाड़ को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे और दोनों ने मिलकर एक संधि की जिसका नाम था चंपानेर की संधि। इस चंपानेर की संधि क्यों कही जाती है और ये चंपानेर स्थान पर हुई, इसलिए मित्रों इसको चंपानेर की संधि कहा जाता है और इतिहास में चंपानेर की संधि के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अनुसार मित्रों दोनों पक्षों की जो सम्मिलित सेनाएं हैं वो मेवाड़ पर आक्रमण करेंगी, यानी कि दोनों पक्ष एक साथ मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करेंगे और मेवाड़ पर जब उनकी विजय हो जाएगी तो मेवाड़ का जो दक्षिणी भाग है वो गुजरात में मिला लिया जाएगा और बाकी बचा हुआ जो भाग है वो मालवा में मिला लिया जाएगा। ये इस संधि की शर्तें थी। कुतुबुद्दीन आबू को विजय करता हुआ आगे बढ़ता है और मालवा का सुल्तान दूसरी ओर से मेवाड़ की तरफ बढ़ता है। कुंभा मित्रों पूरी वीरता से और अपने पूरे सैन्य बल के आधार पर मित्रों दोनों की संयुक्त सेना का साहस के साथ सामना करते हैं और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति व रसिक प्रिया के अनुसार कुंभा जो है इस युद्ध में विजयी रहते हैं। मित्रों इसके बाद जो है कुंभा नागौर विजय दोबारा से करते हैं। क्यों करते हैं? तो मित्रों कवि राज श्यामल दास के अनुसार 1458 में कुंभा ने नागौर पर आक्रमण किया और उसका जो कई प्रमुख कारण थे, तो इसके प्रमुख कारण ये थे कि नागौर का जो हाकिम शम्स खां था, इसने पूरी तरह से नागौर में मुस्लिम शासन जो था वो स्थापित कर रखा था और यहाँ पर गोवध जो था वो बहुत ही मात्रा में होने लगा था। ये इसका एक प्रमुख कारण था जिसके कारण नागौर में आक्रमण करना पड़ा कुंभा को और वहां पर हिंदू राज्य की स्थापना करनी पड़ी। मालवा का जो सुल्तान था वो मेवाड़ के आक्रमण के समय शम्स खां से महाराणा के विरुद्ध सहायता प्राप्त की थी उसने, इसलिए भी महाराणा ने नागौर पर आक्रमण किया। शम्स खां ने मित्रों किले की मरम्मत शुरू कर दी थी, यानी कि वो अब किसी भी तरह से महाराणा कुंभा की अधीनता नहीं रखना चाहता था। महाराणा ने नागौर पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और नागौर पर पूरी तरह से मेवाड़ का अधिकार हो गया। अब मित्रों कुंभलगढ़ अभियान 1458 की बात है। गुजरात का सुल्तान जो था मित्रों जिसका नाम था कुतुबुद्दीन, वो अभी भी चुप नहीं बैठा था और उसने 1458 में फिर अंतिम बार कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया, जिसमें उसे कुंभा से पराजित होकर लौटना पड़ा। मित्रों इसी दौरान 25 मई 1458 को इसकी मृत्यु हो जाती है। गुजरात के सुल्तान की कब मृत्यु होती है? 1458 में।
इस प्रकार से कुंभा ने अपनी सैनिक शक्ति द्वारा संपूर्ण राजपुताने पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। मेवाड़ की राज्य सीमा का विस्तार कर अपनी कीर्ति में चांद लगाए, जिसका जो प्रमाण है हमें चित्तौड़ की धरती पर खड़े कीर्ति स्तंभ से मिलता है। कुंभा ने मित्रों अपने रण चातुर्य से और कूटनीति से संपूर्ण मेवाड़ को एकता के सूत्र में बांधा और मेवाड़ की जो आंतरिक और बाहरी जो परिस्थितियां थी उनमें सुधार किया। मेवाड़ की जो प्राकृतिक सीमाएं थी मित्रों उनको निश्चित किया और सुरक्षित किया। मेवाड़ में आंतरिक शांति व समृद्धि की स्थापना ही नहीं की अपितु मेवाड़ को बाहरी शत्रुओं से भी रक्षित किया। तो ये थी मित्रों महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियां। अगले वीडियो में महाराणा कुंभा की इस सीरीज में हम जानेंगे महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। तो मित्रों प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। आप जितना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे मित्रों उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं और भी सीरीज जो है आपके काम की लेके आऊंगी। धन्यवाद फ्रेंड्स।